यू नो वट, आई हेट जेई। और यहाँ मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बता रहा। आई लिटरली एवरी सेकेंड हेटेड जेई, बट फिर भी यार कुछ ना कुछ करके आई एम हियर टुडे एट DTU स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यार क्या थी ये जर्नी, जो एक बंदा इतना जेई को हेट करता था और अब वो यहाँ पे DTU के EC में है। वो पूरी जर्नी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तुम लोग की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी और मेरा भी मन था ये बताने का, तो आज अपना पूरा हार्ट आउट करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। सो बने रहना और एंड में मैं ये भी रिवील करूँगा कि एग्जैक्टली कितनी रैंक परसेंटेज कितने मार्क्स पर आई थी। सो स्टे टिल द एंड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर कहानी बहुत ही सिंपल है, जहाँ से 99% एस्पिरेंट्स की स्टार्ट होती है वहीं से मेरी भी स्टार्ट हुई थी। फैमिली में सब चाहते थे कि इंजीनियर बने बच्चा, क्योंकि आसपास सब लोग वही कर रहे थे। और इंजीनियर बनने के लिए तुम्हें लिखना पड़ता है JEE का एग्जाम। और अगर तुम एक ऐसे बच्चे यार जिसने 10th में अच्छा परफॉर्म करा है या बचपन से अच्छा परफॉर्म करते आए हो स्कूल में, तो ये एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे से डबल और ट्रिपल हो जाती है। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 1, डिल्यूजन। सो कहानी की शुरुआत होती है यार क्लास 10th में, जब बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाती है 97%। हर जगह सेलिब्रेशन का माहौल होता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, और तुम्हारे आसपास लोगों को लगता है कि यार ये बंदा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कुछ तो बढ़िया करे। और तुम्हें भी अंदर से लगता है कि यार तुमने हमेशा से अच्छे ग्रेड्स लाए हैं, क्लास 10th में भी इतनी अच्छी परसेंटेज, जब फाइनली बोर्ड्स में ले आए हो उस टाइम पे बहुत बड़ी डील लगती है। तो ज़रूर कुछ तो बात होगी, ये जेई का एग्ज़ाम क्या ही है, कर लेंगे यार, 1000-2000 के अंदर तो ऐसे रैंक आ जाएगी। IIT बॉम्बे तो अपना ही है, और कौन करता है, और किसके लिए, अपने लिए ही है। तो ये वाली फीलिंग होती है एकदम स्टार्ट में। और उसी फील के साथ मैं भी कुछ अलग नहीं था, मैं भी उसी फील के साथ गया था कि यार जो भी हो फोड़ देंगे पेपर। तो ये वाले एटीट्यूड के साथ अपना क्लास 11 स्टार्ट हुआ था। और ऐसा नहीं है यार कि मेरा बहुत मन था जेई करने का और स्टार्टिंग से ही था कि फोड़ दूंगा। मेरा ये सीन था कि मैं पेरेंट्स को, अपने आसपास लोगों को मनाता था कि मेरे को कुछ और करना है, मेरे को मतलब इस जेई वाले रैट रेस वाले ट्रैक में नहीं फंसना है। ये मेरे अंदर स्टार्टिंग से थोड़ी सी हिचक थी, तो इसलिए तुम कह सकते हो वो हेट वहाँ से पैदा हुआ था। बट क्योंकि अपने आसपास सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे यार, तुमने जस्ट 10th खत्म करा है, उस टाइम पे कोविड भी आया हुआ था, तो बस कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, फ्लो के साथ मैं बहता गया और कोचिंग में मेरे को डाल दिया गया। तो मैं भी शुरू हो गया जेई की रैट रेस। चैप्टर 2, द रियलिटी हिट। तो यार धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, कोचिंग में एनरोल हुआ। कोचिंग में एनरोल होने के बाद 1-2 महीने तो सब सही चल रहा था, बट फिर एक रियलिटी हिट होती है। एक दिन यार क्लास में मुझे याद है कि ऐसे ही हमारे जो कोचिंग के टीचर थे वो पूछते हैं, जूम कॉल थी, और पूछते हैं कि यार तुम में से कितने बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर आए। और यार तुम विश्वास नहीं मानोगे, हमारे 150 लोगों का बैच था उस जूम कॉल में, और उसमें से 120 लोगों ने हैंड रेस किया था कि उनके 90 से ऊपर आए। चलो यहाँ तक ठीक, चीज़ें ठीक थी। उसके बाद सर ने पूछा तुम में से कितने लोग हैं जिनके 95% से ऊपर आए। उसी दिन एक्चुअली हमारा उसी दिन क्लास 10 बोर्ड का रिजल्ट भी रिवील हुआ था, इसलिए आई थिंक ये बात हो रही थी। और सरप्राइजिंगली 105 लोगों के 95% से भी ऊपर आए थे। और उस दिन यार एक रियलिटी हिट कि भाई तुम अकेले नहीं हो, ये जितने लोग हैं ना, तुम्हें मतलब एक टॉपर की आदत सी हो जाती है बचपन से जब तुम चलते हो ऐसे। और जब तुम वहाँ रियलाइज करते हो कि भाई 105 इन 150 में से वो ऑलरेडी मेरे ही बराबर के हैं, तो दिमाग में हिट होता है कि क्या कंपटीशन का लेवल है। पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर CBSE में 2 लाख से ऊपर। और IIT में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हमारे मॉक टेस्ट चालू होते हैं। अब जो भी हमने 2 महीने में पढ़ा था उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट चालू हो जाते हैं। और मॉक टेस्ट में यार पहला मॉक टेस्ट होता है, दूसरा मॉक टेस्ट होता है, तीसरा मॉक टेस्ट होता है, और इस तीसरे मॉक टेस्ट में जितना भी पूरा सिलेबस हो रहा था ना वो सब आ रहा था। और फिर यार अभी तक तो सब मज़े मज़े में था कि पढ़ लिया थोड़ा खेल लिया, जस्ट एज क्लास 10 में मैं पढ़ता हूँ ऑलमोस्ट वैसी। बट फिर रियलिटी हिट करती है भाई कि मेरी रैंक आई थी 97, और 150 लोगों के बैच में 97 रैंक, मतलब मेरे तो दिमाग में नहीं चढ़ रहा था ये कैसे हो गया। और मेरे पेरेंट्स वगैरह सबको लग रहा था कि क्या हो गया ऐसे, क्योंकि कोई भी यार समझ नहीं पाता कि कितना बड़ा शिफ्ट होता है
क्लास 10 से लेके जब तुम जेई के कॉम्पिटिटिव कोचिंग में आ रहे हो, जिसमें कितने बच्चे तो क्लास 9 से ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं उसके लिए, और कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि किस लेवल का कंपटीशन है, तो वो बहुत सीरियसली स्टार्टिंग से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था मेरा पहला बहुत बड़ा रियलिटी हिट, चैप्टर 3, द रॉक बॉटम। तो यार इस रियलाइजेशन हिट के बाद मैंने थोड़ा सा अपना गेम अप किया। मुझे लगा कि हाँ यार, इसमें अगर मेरे को अच्छे से करना है मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ने मैंने चालू करा ही था, और अभी तक करीब आई गेस 4 से 5 महीने हो गए थे जेई को स्टार्ट हुए। एंड तभी यार एक न्यूज़ आती है कि दादी की तबीयत सही नहीं है। तो हम लोग जल्दी जल्दी यार जाते हैं यहाँ से, आई मीन दिल्ली में पढ़ रहा था मैं, वहाँ से मैं गया लखनऊ अपने होम टाउन में, और वहाँ पे दादी एडमिट थी। तो इन सब चीज़ों में करीब डेढ़, मतलब 1 हफ्ता तुम कह सकते हो कि इस पूरे में ही सीन में चला गया समझने में कि क्या हुआ। एंड अल्टीमेटली दादी की डेथ भी हो गई। तो वो वाला जो पूरा 1 महीना था मेरा, उस पूरे 1 महीने में आई डिड नॉट स्टडीड एट ऑल। और सबसे बड़ी बात कि मेरी कोचिंग की क्लासेस भी छूट गई थी। तो थोड़ा बहुत क्लासेस मैं कर ले रहा था, बट सेल्फ स्टडी वाज ऑलमोस्ट जीरो। पहले 2 हफ्ते तो मैंने क्लास भी मिस कर दी थी, और आखिरी के 2 हफ्ते मैंने सिर्फ क्लासेस करी होंगी। और मैं लखनऊ में ही था, तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब थी, इधर से उधर माहौल ऐसा सा हो गया था कि पढ़ा नहीं जा रहा था ढंग से। और इस चक्कर में मेरा पूरा 1 महीना, और तुम कह सकते हो वो 1 महीना ना फिजिक्स का एक बेस बना रहा था, स्पेशली मतलब उस वाली फिजिक्स, न्यूटन फिजिक्स का। तो वहाँ पे एनएलएम हो रहा है, रोटेशन वगैरह हो रहा है, और उसका जो पूरा बेस था मेरा वो हिल रहा था। तो ये, और जो भी मॉक टेस्ट भी थे वो भी मैंने थोड़े बहुत मिस कर दिए। तो इस चक्कर में मेरा पूरा 1 महीने का एक बहुत तगड़ा बैकलॉग तैयार हो गया था, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाला था। एंड इसी टाइम पे यार हमारी कोचिंग में एक रीशफलिंग होती है बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ योर मॉक टेस्ट। तो मुझे नहीं पता था कि ये रीशफलिंग पहले होने वाली है, बट इसमें हमें ना 4 बैचेस में डिवाइड किया गया। एक थी फर्स्ट फर्स्ट वाली, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड मैं देखता हूँ कि मेरा नाम है फोर्थ बैच, फाउंडर ओमेगा, ये लास्ट वाली बैच थी, ठीक है। और पहली थी सुप्रीम, दूसरी थी अल्फा, तीसरी थी गामा, एंड चौथी थी ओमेगा। एंड आई वॉज इन ओमेगा। और तुम समझ सकते हो कि क्या मेंटल स्टेट रही होगी इस टाइम पे, कि कहाँ से कहाँ आ गया हूँ मैं। अब मैं यहाँ से आईआईटी बॉम्बे जाने का जो सपना देख रहा हूँ, 1000 2000 रैंक, वो तो एकदम क्रश था कि वहां तो मैं नहीं जा रहा। ये तो मुझे लग गया था 2000 के अंदर रैंक तो बहुत मुश्किल है। और जबकि ऐसा नहीं है, मतलब कई बच्चे होंगे जिन्होंने 1 साल में करा है, बट तुम्हें यही फील आती है यार कि मैं लगता है उस लायक हूँ नहीं, है ना। तो ये वाली फील मेरे अंदर भी आने लग गई थी कि यार शायद मैं ही इस लायक नहीं हूँ। बट एक्चुअली में ये था कि मैंने मन लगा के, एकदम दिमाग लगा के वहाँ पे पढ़ा ही नहीं था, और 1 महीने का बैकलॉग भी हो गया था। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्राइज। सो यार ये टाइम था नवंबर दिसंबर ऑफ 2020, राइट। तो ये तुम कह सकते हो वो पहला टाइम था जब मैंने फोकस होकर पढ़ना स्टार्ट करा। एंड इस टाइम पे यार मैंने सारे, मतलब अपनी एक कह सकते हो रिवैम्प करी चीज़ें, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाए, सारी चीज़ों को, सब चीज़ों को हटा के दिमाग से एक बार को फोकस करा कि यार इस जेई में ऐसा क्या है। और तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, तुम्हें जो कोचिंग टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा। वो काफ़ी मोटिवेट करते थे हमें, तो उससे भी मेरे को थोड़ा सा ये स्पार्क आता था, थोड़ा सा चैलेंज मिलता था कि मुझे भी बढ़िया करना है। तो यार फिर तुम कह सकते हो कि ये वाला एक ऐसा पार्ट था जब मैंने सब छोड़ के बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, और इससे मेरा पहला राइज स्टार्ट हुआ। मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हुए। और जब तुम देखते हो ना, मतलब हमारे यहाँ ना चैप्टर वाइज मॉक्स होते थे, तो जो तुमने नया चैप्टर इस हफ्ते पढ़ा उसी का मॉक होता है। तो जब तुम देखते हो कि यार उस पर्टिकुलर मॉक में तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आई, मेरी 10 के अंडर रैंक आई थी उसमें, तो कॉन्फिडेंस आता है कि यार शायद मैं पहले ढंग से पढ़ नहीं रहा था, अगर अब मैं ढंग से पढ़ूँ तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। वही वाली चीज़ मेरे साथ हुई, और ये तुम कह सकते हो मेरा पहला टेस्ट ऑफ राइज मिला, और वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई पहले से। चैप्टर 5, द इमोशन रोलर कोस्टर। अब देखो ये वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी पर्सनल, अब इन द सेंस कि यार ये वाली आई डोंट थिंक नॉर्मली एस्पिरेंट्स ये चीज़ फेस करते हैं। बट यार मेरा बहुत पहले से ही ना मन था कि मैं कुछ मतलब अलग करूं, बढ़िया करूं, खुद के बल पे करूं, ये यूट्यूब चैनल जैसे। तो मैंने ये जो यूट्यूब चैनल तुम पर्टिकुलरली देख रहे हो, अगर तुम इसके वीडियोस में ओल्डेस्ट सॉर्ट करोगे तो तुम्हें मेरी वीडियोस मिलेंगी जब मैं क्लास 11th में था।
तो जब जेई चालू हुआ था तो मैंने उसी के साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा ये वीडियोस डालना स्टार्ट करा था। महीने की 1 डाल दी, 2 डाल दी, ऐसे करके मैं थोड़ा बहुत करता था। जब भी फ्री टाइम मिला ऐसी बना दी, कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी, बस आके बोल देता था। द इमोशन रोलर कोस्टर से मेरा ये मतलब यार कि मेरा ना ब्रेक डाउन हो जाता था कई बार। इन द सेंस मुझे लगता था यार ये जेई क्या है, जेई एक रैट रेस है। 10 लाख लोग कंपीट कर रहे हैं कुछ सीट्स के लिए, और वो सीट्स भी डिटरमाइंड है कि इतनी ही है, 16,000 17,000 सीट्स ही हैं, उसके अलावा बाकी बच्चों का क्या। तो मेरे अंदर ये बहुत सारी फील आती थी, मेरे को मन नहीं करता था इस प्रिपेयर करने को। बट मेरे पेरेंट्स काफ़ी मेरे को सपोर्ट करे इस मामले में। उन्होंने बोला नहीं करना है तुम्हें, छोड़ना नहीं है, तो वो पुश करते रहते थे, तुम कह सकते हो। तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता था। और इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 3 से 4 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, बट 5वें दिन एकदम मोरल डाउन और कुछ नहीं पढ़ा। 6ठे दिन मोरल डाउन, कुछ नहीं पढ़ा। फिर से अप करता था अपने आप को, पेरेंट्स से मोटिवेट होके, खुद से मोटिवेट होके, या फिर अपने टीचर से मोटिवेट होके, और फिर 7वें दिन से 3-4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा। और फिर तो इस तरीके से एक मेरा रोलर कोस्टर सा मेथड बन गया था कि मैं कभी बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, कभी कम अच्छे से पढ़ रहा हूँ। तो इस टाइप की पूरी चीज़ें थी। एंड इसी के साथ तो मैं बैकलॉग्स भी मैनेज करना है, स्कूल की परेशानियां भी मैनेज करनी है। तो स्कूल का मेरा ये सीन होता था कि क्लास 11 में तो हमारा कोविड के चक्कर में सब ऑनलाइन हो गया था, तो काफ़ी सॉर्टेड सीन था, तो उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। बट बैकलॉग्स का जो मैंने उस टाइम पे छोड़ा था, वो मैं बार बार सोचता था ट्राई करने का, बट वो टाइम नहीं हो पाता था कि मैं उस बैकलॉग को पूरा क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि कोचिंग में बहुत स्पीड से पढ़ा रहे थे। क्लास 11 को जल्दी से जल्दी उन्हें ख़त्म करना। तुम कह सकते हो कि जेई प्रिपरेशन मेरी पूरी इस फेज में एक साइन के ग्राफ जैसी हो गई थी। तो कभी मैं इधर होता था, कभी मैं इधर होता था, कभी इधर होता था, कभी इधर होता था। तो ऐसे ही करके यार बहुत मेजर चंक ऑफ द प्रिपरेशन चला गया। एंड फिर धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज हुआ यार कि अब जेई बहुत पास आ गया है, तो मुझे अपना ऑल इन करके इसको देना चाहिए। एंड फिर आई थिंक मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तब मैं कॉलेज में जाके अपना कुछ बढ़िया चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा। एंड यही से स्टार्ट होता है चैप्टर 6 पोस्टपोनमेंट। अब हमारा शेड्यूल यूजुअली ये होता है कि फरवरी मार्च के आसपास, उस टाइम पे जब कोविड था, फेब मार्च के आसपास हमारा पहला अटेम्प्ट होता है। एंड फिर हमारा दूसरा अटेम्प्ट जून जुलाई अगस्त उस साइड पे होता है। बट एनटीए इतना महान आत्मा है कि एनटीए ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, और अब हमारा एग्जाम होने वाला था बोर्ड्स एग्जाम्स के भी बाद। तो यार मतलब काफ़ी बाद में था वो, मई जून के आसपास उन्होंने एग्ज़ाम कर दिया था। और अच्छा खासा एग्ज़ाम जो हमारा जैन फेब में होता था, वो अब मई जून में होने वाला था। तो इसका मेरे पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा, मेरे को लगा कि यार मैं यहाँ दिन रात पढ़ रहा हूँ, और तब तक तो कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा खासा मैं इस टाइम पे दे देता तो कम कंपटीशन के साथ, अभी तैयारी भी बढ़िया थी, जाके फोड़ देता। बट किस्मत है, कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ में। एनटीए ने पोस्टपोन कर दिया एग्जाम कोविड के नाम पे। आई डोंट नो व्हाई, उस टाइम पे कोविड काफ़ी डाउन भी हो गया था, बट फिर भी। एंड फिर तुम कह सकते हो वो मेरे एक ऐसा फेज था कि मेरे को समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ, क्योंकि अंदर से मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। तुम में से भी कई लोग देख रहे हो सकता है तुम एग्जॉस्ट हो गए इस टाइम पे। वैसे ही मैं भी फील कर रहा था, और स्पेशली जब पोस्टपोनमेंट का सुन लिया तो एकदम पढ़ने का मन नहीं करता था। एंड आई टुक अ ब्रेक। मैंने 1 हफ्ता कोई पढ़ाई नहीं करी। मैं थोड़ा बाहर घूमा वगैरह करी, और थोड़ा सा रिक्रिएशन बाकी चालू करा। एंड तब जाके मेरे को थोड़ा फिर से अंदर मोटिवेशन आया कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो करते हैं। चैप्टर 7 आखिरी चरण। तो यार फिर मैंने अपने आप को पूरा पुल किया कि यार नहीं यार, ये वाली चीज़ तो करनी है। अब चाहे जो हो, अगले 2 महीने मन लगा के एकदम जेई के फोड़ना है और इस चीज़ को करनी है। मैंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चालू करी, बहुत सारे मॉक्स प्रैक्टिस करने चालू करे। एंड मैं पूरा लग गया कि सारे जितने हो सकते हैं उतने मॉक्स दूंगा, एंड आई विल गिव माई बेस्ट। एंड यार अगर तुम जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो तो मॉक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यार इसीलिए आज मैं लेके आया तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट रिनाउंड कंपनी जो इसमें है, वो है ओसवाल। ओसवाल हर साल यार बहुत बढ़िया मॉक्स बनाती है जेई के लिए, और इस साल भी उन्होंने लाया है बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस। और यार ओसवाल की बुक्स मतलब जानी मानी होती है, तो उसमें इस बुक में तुम्हें 10 मॉक्स मिल जाएंगे, और इन 10 मॉक्स को तुम प्रैक्टिस करके अपना स्कोर यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हो। क्योंकि लिटरली यार इनका काफ़ी ऐसे मॉक्स होते हैं जो डेटा पे बेस्ड होते हैं,
तो तुम इन्हें प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हारी एक बहुत अच्छी एज हो जाएगी प्रिपरेशन में। और इस बुक की एक और जो खास बात है वो ये है कि इसके फ्रंट पेज पे ना तुम्हें पूरा एनालिसिस करके दिया हुआ है कि कौन से ट्रेंड एनालिसिस कि कौन से चैप्टर को कितने क्वेश्चन किस ईयर में आए थे, 2021, 2022, 2023 में। तो यार इससे तुम्हें एक बहुत अच्छा एज मिल सकता है और पता चल सकता है कि किन चैप्टर्स को तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। साथ ही साथ यार इन्होंने पूरा एक माइंड मैप्स और निमोनिक्स दे रखे हैं डिफरेंट चैप्टर के, जो बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो डेफिनेटली यार अगर तुम जैन अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बुक मस्ट हैव है। इसमें तुम 10 मॉक्स इन्हें प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी सही तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8, द डी डे, द ओनली डे दैट मैटर्ड। टाइम बीतते पता नहीं चलता भाई। तो वो 2 महीने बीते और कब हमारा फाइनल डे आ गया जेई मेंस का, जिस दिन हमारा पहला एग्जाम था। और फिर यार कुछ नहीं, मैं भी नॉर्मली सो के उठा सुबह 6 बजे के आसपास, एक्सरसाइज वगैरह करी, एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था। एक रात पहले काफ़ी लोग को नींद भी नहीं आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी टिप्स उससे रिलेटेड आएगी। तो यार बहुत सारे मिक्सड इमोशंस थे। और मेरी मम्मी थी, उनके साथ में गया सेंटर, है ना। तो सेंटर पे जाते वक्त एकदम काम रहने की कोशिश, मेडिटेशन वगैरह। और फिर वहाँ मैं पहुँचा यार, और हमारा एग्ज़ाम हॉल के बाहर हमें वेट करना होता है आधे पौन घंटे, और फिर हमारा एग्ज़ाम होता है स्टार्ट। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद भाई वो 3 घंटे कब बीतते हैं किसी को पता नहीं चलता। 3 घंटे बीत जाते हैं। बीतने के बाद मैं बाहर आता हूँ एग्ज़ाम से, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ जेईई मेंस। 2 अटैम्प्ट्स थे हमारे टाइम पे भी, और दूसरा मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसी में मेरी वो परसेंटाइल आई थी हाईएस्ट वाली, सेकंड अटैम्प्ट में मेरी नहीं आई थी। सो एट द एंड यार जेईई मेंस में मेरी परसेंटाइल आती है 97.2 परसेंटाइल विद अ रैंक ऑफ 25,300। एग्जैक्ट यार नहीं, 26 वगैरह थी आई गेस, 25,300। और अगर मार्क्स जानने में तुम इंटरेस्टेड हो तो यार वो हाईली वैरिड होता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो शिफ्ट है वो कितनी टफ है, क्योंकि एनटीए उसी बेसिस पे तुम्हारे परसेंटाइल अलॉट करती है। तो अब तुम्हारी शिफ्ट अगर टफ होगी तो कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल मिल जाएगी, अगर तुम्हारी शिफ्ट ईजी होगी तो बहुत सारे मार्क्स पे भी तुम्हें कम परसेंटाइल मिलेगी। बट फिर भी अगर तुम क्यूरियस हो जानने के लिए तो मेरे मार्क्स थे 140, तो उसी मार्क्स पे 140 के आसपास, 138 142 वो प्लस माइनस तुम देख लेना। तो उस पे मेरे को 97.2 परसेंटाइल मिली थी। आई नो बहुत बेस्ट नहीं है, तुम्हें 99 परसेंटाइल टारगेट करना चाहिए, इनफैक्ट IITs टारगेट करने चाहिए। बट फिर भी अ गाय जो जेई को एकदम हेट करता था, अनकन्वेंशनल चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करना चाहता था, बट फिर भी उसने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी जेई में। तो यही मेरी जर्नी थी। सो आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। और यार अभी तुम अगर अपने निक्करों में बैठ के इसे देख रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी अंदर से कि क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। बट यार अपने आप पर विश्वास रखो, यही बोलूँगा। और अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो, और अपने अगले जो 2 से 3 महीने हैं उसमें अपना पूरा सब कुछ दे दो। और फिर तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा कि तुम्हारी जितनी भी परसेंटाइल आए तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए जो ओसवाल की बुक है उसका लिंक मैंने बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, तो वहाँ जाकर उसको ज़रूर से ज़रूर परचेज कर सकते हो। एंड मिलेंगे किसी और वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमको वहीं पर। बाय बाय।